हेलो। ओके। टॉपिक है आज हमारा जुलाई 2018 नेट का पेपर हम देख रहे हैं और इसमें एक क्लास हमारा हो गया। आज हमारा इस पर सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन देखे थे और आज हम 31 से कंटिन्यू करेंगे। ओके। और ये पेपर है आपका जुलाई 2018 का और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। उससे आप उससे जुड़ जाइए जहाँ पर आपको इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी, जितनी भी पीडीएफ्स यहाँ पर होती है, वो सब आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरुआत करते हैं आज और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 31 और इसके अंतर्गत है आपको मिलाना है कि कौन-सा जो युग्म है वो ठीक से मिला हुआ नहीं है, ये आपको देखना है इस क्वेश्चन में। तो पहला है प्रशासनिक विधि। तो प्रशासनिक विधि का संबंध किससे फ्रांस से इसका संबंध है। प्रशासनिक विधि और जो सामान्य विधि है दोनों में यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलता है, दोनों को अलग-अलग यहाँ पर बनाया गया है। तो ये फ्रांस से बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ओके। दूसरा है यहाँ पर न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की जो आजीवन नियुक्ति की जो अवधारणा है वो अमेरिका के अंतर्गत है। स्विट्ज़रलैंड में इस प्रकार की अवधारणा नहीं है, अमेरिका में इस प्रकार की अवधारणा है और यहाँ पर इनके पास में कुछ ऑप्शन भी है, जो न्यायाधीश उनके पास में कुछ ऑप्शन रहते हैं कि यदि आपकी आयु 70 ईयर हो गई है और आपने 10 वर्ष तक इस पद पर रह गए हो तो आप रिटायर हो सकते हो, ये इनके पास में ऑप्शन है। इनके पास में एक और ऑप्शन है, यदि आपकी आयु 65 है और आपने 15 साल तक यहाँ पर काम कर लिया तो भी आप रिटायर हो सकते हो, ये ऑप्शन भी इनको दिया गया है यहाँ पर। तो ये जो है न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति तो ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तीसरा यहाँ पर सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल ठीक है, यूएसए से इसका संबंध है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व है जहाँ पर 50 स्टेट है और प्रत्येक स्टेट से यहाँ पर 2-2 मेंबर है, यानी टोटल 100 मेंबर हो गए। सभी से इक्वल है यहाँ पर। ओके। तो ये कहाँ पर है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अंतिम है हमारा विधि का शासन। तो विधि का शासन है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ओके। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है विधि का शासन वो इंग्लैंड से प्रारंभ होती है, जहाँ पर सबसे पहले कानून बनाया जाता है और फिर कानून के अनुसार ही काम किया जाता है। जब ये भारत में आते हैं तो भारत में भी इसी प्रकार से काम करते हैं, सबसे पहले कानून बनाएंगे और फिर ही कोई प्लानिंग करेंगे या फिर ही कोई किसी को सजा देनी होगी तो सबसे पहले रूल या किसी प्रकार का लॉ बना के ही वो आगे काम करते हैं। तो ये इसका हो गया ब्रिटेन से जुड़ा हुआ ये विधि का शासन। और विधि का शासन से ही जुड़े हुए हैं डायसी। डायसी जो एक ब्रिटेन के जाने-माने विशेषज्ञ हैं, संविधान निर्माता हैं, इनको संविधान की अच्छी खासी जानकारी है, तो डायसी भी इसी अवधारणा के साथ में जुड़े हैं विधि के शासन से। ओके, तो आगे हमारा कहीं न कहीं क्वेश्चन आएगा डायसी के बारे में, तब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे, यदि इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर आंसर है 31 में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि राजनीतिक विकास यदि किसी स्टेट के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट है तो आपको वो कैसा दिखाई देगा? आप कैसे कब कहोगे कि आपके स्टेट के अंतर्गत पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया है? तो यहाँ पर इनमें से एक ऐसे स्कॉलर है जिन्होंने ये कहा कि प्रशासनिक और विधिक विकास यदि किसी स्टेट के अंतर्गत हो गया है, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम कर रही है और ठीक से प्लान किया जा रहा है और प्लान के अनुसार ही किसी स्टेट के अंतर्गत काम किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर कानून ठीक से डेवलप हो गया, कानून का शासन यदि किसी स्टेट में है, तो हम कहेंगे उस राज्य में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया है और ऐसी बात कही थी मैक्स वेबर के द्वारा। इसके अलावा एक स्कॉलर और है जोसेफ जोसेफ लॉ पलम्ब्रा। ओके। इनके द्वारा भी ऐसी बातें की जाती है जोसेफ लॉ के द्वारा और इन्होंने भी कहा कि विधिक विकास और प्रशासनिक विकास किसी राज्य में होता है तो हम वहां पर कहेंगे कि उस स्टेट का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया है। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि ये जो शब्द है प्रशासनिक ये आपको नहीं मिलेगा, विधिक विकास आपको शब्द मिल सकता है, तभी आंसर यही होगा। या तो ये आए तो ये कर दीजिए, ये आए तो ये कर दीजिए या दोनों आए तो दोनों को आप टिक कर सकते हो। या ये हो सकता है कि केवल केवल प्रशासनिक शब्द या एक विधिक विकास शब्द ने है तब भी आपको आंसर यही रखना है। ओके। तो यहाँ थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हम मानते हैं, यदि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपने ठीक से पढ़ा है
तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 33। और 33 क्वेश्चन के अंतर्गत स्टेटमेंट है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और ये आम आदमी की सरकार का द्योतक होता है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक से नहीं दिख रहा अभी। ओके, अब ठीक से दिख रहा है ये। तो इसमें ये क्या कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है, सभी इक्वल होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत। और ये आम आदमी की सरकार मानी जाती है, इसमें आम आदमी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही फिर सरकार बनाते हैं और फिर जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल है, सही है। अगला एक और स्टेटमेंट है हमारे पास में, ये है कि सामान्यतः ये धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन जो एक क्लास है, जो एलिट जो ग्रुप होता है, एलिट जो क्लास है उसके अनुसार ही काम करती है। जैसा एलिट क्लास कहेगा उसके अनुसार ही काम करेगा। ओके, तो एलिट क्लास हो सकता है आपका जो मेन पॉलिटिशियन हो वो सकते हैं, या आपके राज्य के अंदर जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है वो हो सकते हैं, या फिर जो सेनापति है यानी सेनाओं के जो हेड है वो भी आपके यहाँ पर एलिट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एलिट ग्रुप में अलग-अलग स्टेट के अंदर अलग-अलग एलिट ग्रुप होते हैं। वहाँ पर किसी एक छोटे से वर्ग का अ, उनके पास में पावर ज़्यादा होती है और जैसा वो कहते हैं वैसा ही काम वहाँ पर होता है। एक स्कॉलर है सी राइट मिल्स, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अमेरिकन स्कॉलर है। और इनका बुक भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, द एलीट पावर इन्हीं का एक बुक भी है और इसी बुक में वो कहते हैं कि अमेरिका का जो समाज है, समाज के अंतर्गत जो सेनापति है, सेनापति के अलावा जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी लोग हैं और जो राजनेता है, उन्हीं का नियंत्रण होता है अमेरिका के अंतर्गत। तो ऐसी बात सी राइट मिल्स के द्वारा कही जाती है। तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये इनका बुक हो गया। बुक लिख लीजिए, द पावर एलिट लिख लीजिए। द पावर एलिट इनकी बुक है सी राइट मिल्स की, और उसमें इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं अमेरिका समाज को। तो ये बात भी ठीक है कि सामान्यतः यही धारणा है कि एक सरकार जो है, सरकार पर नियंत्रण किसी एक क्लास का होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आप ठीक आपको लगेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसको एक्सप्लेन ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये नहीं हो सकता यदि कहीं पर जनता का शासन है, सबको एक समान माना गया है। तो ये क्या इसका रीज़न है? नहीं, ऐसा तो कुछ इसका रीज़न हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन कहाँ पर कर रहा है यहाँ पर? जो एलीट क्लास है उनका कंट्रोल होता है किसी स्टेट के अंतर्गत, क्या फिर एक समान होते हैं? क्या स्टेट के अंतर्गत जो पॉलिटिकल यदि किसी स्टेट के अंतर्गत डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर जनता एक समान होती है, क्या इसके कारण होती है? तो नहीं, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी रिलेशन आपको दिखाई नहीं देगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हिंदी का लैंग्वेज इसका ठीक नहीं है, तो हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। 34 नंबर, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कैज रूल बेस्ड रैशनल कंट्रोल, ये स्टेटमेंट ठीक है, रैशनल कंट्रोल। दूसरा है रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात इनके द्वारा की जाती है, इनका तो पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी रैशनल लीगल अथॉरिटी के आसपास ही घूमता है। ओके, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डोमिनेशन थ्रू नॉलेज, ये ऑप्शन भी इनका ठीक है। और लास्ट इसमें इट एंजॉय पॉपुलर एक्सेप्टेबिलिटी इन ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत डेमोक्रेसी के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको क्या हम आसानी से स्वीकार करते हैं? क्या इसको इसको स्वीकार किया जाता है और क्या इसके लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं होता? ये 4 फोर्थ ऑप्शन इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे और जो फोर्थ ऑप्शन है
उसकी कई सारी कमियाँ हैं डेमोक्रेसी में, हम आसानी से उसको स्वीकार नहीं करते हैं, सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से कई सारी प्रॉब्लम आती है। ब्यूरोक्रेसी से कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोल है वो लोकतंत्र में केवल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाता है, पूरे जो पावर है वो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के पास में आ जाता है, तो हम आसानी से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक एक्सेप्टेबिलिटी की हम बात करें तो ये नहीं होता है यहाँ पर, ओके, कम होता है, पूरी तरह यहाँ पर नहीं होता है, ओके। तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो आप हटा दीजिए और आंसर हो जाएगा हमारा इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका 34 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है 35। 35 है और इसमें 4 बुक है आपके सामने और 4 इसमें थिंकर आपको दिए गए हैं और इसमें पहचानना आपको कि कौन-सा इसका सही होगा। तो पहला इसमें रॉबर्ट डेल दिया गया है, इसको हम सामान्यतः पढ़ते रहते हैं, एसएम लिपसेट को भी आप पढ़ते रहते हो और ये 2 है स्किम-कॉल और रॉजर चार्ल्टन, इनको हम सामान्यतः हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, केवल आप इसी पर फोकस कीजिए रॉबर्ट डेल और एसएम लिपसेट के ऊपर। तो रॉबर्ट डेल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहते हैं, ओके। तो केवल एक नाम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पॉलियार्की का आपको पता है कि रॉबर्ट डेल से जुड़ी हुई अवधारणा है, तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। एक के अंतर्गत सेकंड नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर और तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। यदि ये भी नहीं पता है कम से कम, तो पॉलिटिकल मैन ये तो आपको पता हो ही सकता है, ओके। तो बी में थर्ड कर देंगे, तो भी हमारा ये आंसर आराम से हो जाएगा और आगे हमें नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ईज़िली हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन देख के तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर कर सकते, लेकिन छोटे-छोटे शब्द है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बुक भी हमें नहीं पता, लेकिन बुक भी इस प्रकार से इनकी लिखी गई है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से इनकी बुक शुरू होती है। कई सारे विचारक ऐसे ही मिलेंगे आपको, कई सारे क्या लगभग ही ऐसे मिलेंगे, जिनके जो विचार है वो यहाँ बुक का नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में ये लिखा गया है। जैसे ये बुक है पॉलियार्की बुक है, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन ये बुक है, इसमें इसी से जुड़े हुए विचार आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? रॉबर्ट डेल से जुड़ा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक के अंतर्गत सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो बाकी अपने आप आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर इतने में से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। आगे कंटिन्यू करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं अभी। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा गया है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, ओके। यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति होता है, इसमें पावर एक किसी एक व्यक्ति के पास यानी राष्ट्रपति के पास में होती है और राष्ट्रपति एक लगभग स्थायी होता है, लगभग 4 साल के लिए चुना जाता है और ये फिक्स होता है, आज तक किसी को हटाया नहीं गया है महाभियोग इन प्रकार की प्रोसेस के द्वारा। हालाँकि मृत्यु हो जाती है, तब ज़रूर 2 कम से कम शायद 2 राष्ट्रपति को मृत्यु के कारण हटना पड़ा है, उनकी जगह दूसरे आए हैं फिर, लेकिन महाभियोग की प्रोसेस के द्वारा किसी को हटाया नहीं गया है। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर जो व्यवस्था वो एक तरह से स्थायी व्यवस्था है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पर हटाना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। दूसरा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का विकेंद्रण अंतर्जात है। क्या दिया गया है यहाँ पर 36 नंबर में? और यहाँ पर दिया गया है आपका सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर की यहाँ पर बात की गई है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर पावर का जो है वो सेंट्रलाइज़ेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है देखिए आप 36 नंबर में। तो स्थायी होता है और पावर सेंट्रलाइज़ेशन होता है, ये स्टेटमेंट तो दोनों ही ठीक है। पहले आप दोनों को स्टेटमेंट मान के चलना, दोनों स्टेटमेंट आपको ठीक से पढ़ना है, उसके बाद में आपको देखना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ये स्टेटमेंट है, क्या उसका कारण ये है कि नीचे वाला इसका कारण है कि नहीं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर पावर, यहाँ पर सेंट्रलाइज़ेशन है और ऊपर पूर्ण कार्यकाल होता है, इनके बीच का रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ए, आर दोनों सही है, किंतु जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की सही से व्याख्या नहीं कर रहे। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन भी।
हालाँकि ये क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इसके अंतर्गत जो इस्लामिक क्रांति है ये बार आता है, रूसी क्रांति बार-बार पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो गौरवमय क्रांति है, ये भी बार-बार पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आप कैसे मिलाओगे? इस्लामिक क्रांति का संबंध किससे है? ईरान से। ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन, यानी जो परंपराएँ हैं इस्लामिक जो धर्म है, उसके जो विचार उसको एक बार फिर से लाने का प्रयास ईरान में किया जाता है, और इससे पहले यहाँ पर मॉडर्नाइज़ेशन आ चुका है। ईरान आप देखोगे 1978 से या 1970s तक आप देखोगे तो काफ़ी मॉडर्न है। यूरोप है, यूरोप से भी अच्छा यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ईरान के अंतर्गत। लेकिन एक एक समय के बाद में यहाँ पर जो रेडिकल जो आइडियाज़ है, जो क्लासिकल आइडियाज़ यानी इस्लाम से जुड़े जो विचार हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। इस्लाम में जो कुछ लिखा गया उसी के अनुसार शासन व्यवस्था को लाया जाता है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर ईरान में। तो इस प्रकार की एक क्रांति की जाती है 1979 का ये समय, 78-79 लिख लीजिए, ओके। तो इस्लामिक क्रांति कहाँ किससे संबंधित है? ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन। तो फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ पर, ओके, एक सही हो जाएगा। दूसरा है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था, जिसमें लेनिन के द्वारा फिर सरकार बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी में फर्स्ट। तीसरा है गौरवपूर्ण क्रांति, ये अमेरिका में सॉरी ब्रिटेन के अंतर्गत होती है 1688 के अंतर्गत, और फिर संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाती है। संसद की जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, राजा के पावर है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी में हो जाएगा 4 नंबर, और अंतिम हमारा डी में थर्ड। तो अति नैतिक क्रांति, ये 1649 की क्रांति का संबंध इसी से है, ओके। ब्रिटेन के अंतर्गत जो सिविल वार चलता है पूरे यूरोप के अंतर्गत, और उसका प्रभाव यहाँ पर ब्रिटेन के अंतर्गत भी पड़ता है, और फिर इस प्रकार की एक क्रांति होती है 1649 के अंतर्गत, ओके। तो ये हो गया अति नैतिक क्रांति इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी में थर्ड नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, और इनको आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक रजिस्टर ऐसा रखो जिसमें आप इनको पॉइंट्स लिख सको। जैसे इस्लामिक क्रांति कहाँ है? ईरान में चलाया गया आधुनिक विरोधी आंदोलन, ओके, एक पॉइंट हो गया खत्म। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो रूसी क्रांति कब हुई, ओके, और उसके बाद में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा किया गया, ये सब आप थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हो उसमें, उसके बारे में गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में लिख सकते हो। तो इनको लिखोगे, बार-बार लिखोगे तो माइंड में सेट हो जाएँगे आपके। हालाँकि जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए-नए आते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बार-बार इनको पढ़ोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर है इसमें 38 नंबर, आधुनिकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? तो मॉडर्नाइज़ेशन के जो शब्द है इसको आप कैसे जोड़ते हो? किसके साथ में जोड़ते हो? ओके, तो इसको आप पश्चिमीकरण के साथ में जोड़ सकते हो। यानी जो पश्चिमीकरण यानी जो यूरोप के राष्ट्र हैं, उन्हीं को हम मानते हैं कि वहाँ पर औद्योगीकरण हो गया है या यहाँ पर मॉडर्नाइज़ेशन आ गया है। तो उन सबको हम मॉडर्न स्टेट बोलते हैं सभी। सभी का जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ओके। दूसरा यहाँ पे यूरोपीयकरण भी आप इसको बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट ये भी ठीक है। तीसरा है राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय भी इसी संदर्भ में माना जाता है, और लास्ट है हमारा औद्योगिकरण। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ए, बी, सी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 में डी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 39। 39 क्वेश्चन है मीडिया से जुड़ा हुआ है, और ये भी एक बेसिक्स सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो इसको। तो मीडिया के संबंध में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको देखना है कि कौन-कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, ओके। जो न्यूज़पेपर्स आप ये सब पढ़ते हो, तो उनकी भूमिका कम हो गई है, आजकल सब डिजिटल के रूप में पढ़ रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया का जो महत्व है, जो रोल है, वर्तमान में लगातार कम होता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। यदि इसके हाशिए पर आ गई है या ये पीछे चला गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका ज़्यादा हो गई है। अगला है, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। ये हम मान के चलते हैं कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता है, नहीं होता है, उसको तो हम नहीं देखेंगे।
लेकिन क्या तटस्थ और निष्पक्ष रहती है? ये बात क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ रहती है, न्यूट्रल थोड़ी रहती है। किसी एक सरकार के पक्ष में काम हमेशा मीडिया करती है। जैसे अभी हम वर्तमान की हम बात करें, तो मीडिया सरकार का समर्थन करती है। सरकार के पक्ष में ही जितने भी मीडिया घराने हैं, जितने भी बड़े मीडिया घराने हैं, वो सरकार के पक्ष में बात करते हैं। जैसे सरकार कहती है वैसा वो करते हैं, सरकार के आदेश मानते हैं और सरकार के विरोध में वो जाने का प्रयास अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही की हम बात करें, ओके? तो तटस्थ और निष्पक्ष नहीं रहती है। इससे पहले भी आप देखो कि कांग्रेस सरकार रहती है, वहाँ भी मीडिया की भूमिका इसी प्रकार से, लेकिन वर्तमान की जो भूमिका है, वो तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। जैसा सरकार उनको कहती है, वैसा ही करती है। सरकार के विरोध में कहीं भी नहीं जाती है। सरकार से किसी प्रकार से क्वेश्चन मीडिया के द्वारा नहीं पूछे जा रहे हैं, जो कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। जितने भी सांप्रदायिकता फैलाने का काम है, इन्हीं मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, ओके? इसके अलावा डी ऑप्शन की हम बात करें तो मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं, ये भी ठीक है। मीडिया के जितने भी घराने हैं या मीडिया से जुड़े हुए जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, सब कुछ यहाँ पर बड़े-बड़े जो उद्योगपति है या कॉर्पोरेट समूह से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। आम आदमी कहाँ पर इतने बड़े मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ये सब बना सकता है, क्योंकि उनके लिए भारी पैसे चाहिए आपको और फिर वो सरकार के लिए काम करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में एक गठजोड़ हो जाएगा और दोनों मिल-जुल कर काम करेंगे और अपना-अपना फ़ायदा देखेंगे वो। तो ये भी ठीक है, डी सही है, सी सही है और ए सही है। तो ए, सी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, बी भी सही है, सी गलत है यहाँ पर, ओके? ये गलत हो जाएगा, तो ए, बी और डी, ए और बी ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका सही आंसर है 39 का। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, आसान क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम? आसान क्वेश्चन। और पहला है डायसी। डायसी के बारे में हमने बात किया था और ये आ गया है विधि का शासन। तो ये क्या हो जाएगा? ए में 4th हो जाएगा। कितना आराम से क्वेश्चन हो रहा है। मारबरी बनाम मेडिसिन किससे जुड़ा हुआ है? न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है, ये भी आराम से हो रहा है। डी में सेकंड नंबर, डी में सेकंड नंबर, ओके? और एसपी हंटिंगटन का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक क्षय का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिया जाता है हंटिंगटन के द्वारा। और आलमंड के जो अवधारणा वो अप्रत्याशित हित समूह है, तो ये भी आराम से हो जाएगा सी में 1। तो ये तो सब पढ़े होते हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। पॉलिटिकल डीके ये मॉडर्नाइज़ेशन से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी किसी स्टेट के अंतर्गत हम मॉडर्नाइज़ेशन को अपना लेते हैं, लेकिन उसी स्टेट के अंतर्गत जो उनका कल्चर है, वो उतना डेवलपमेंट नहीं होता। मान लेते हैं हमारा स्टेट का जो कल्चर है, वो कितना डेवलपमेंट हुआ उसका डेवलपमेंट हुआ है 10 पॉइंट के बराबर। और अब हमने क्या किया यहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपना ली हमने। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपना ली और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको 20 पॉइंट हम दे देंगे। यानी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया वो काफ़ी एडवांस है और आपका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अभी एग्रीकल्चर बेस्ड है। अभी आप पुरानी मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हो, मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आपने जो वेस्टर्न के जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर दिया। ऐसे में क्या आएगा, जो आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये गड़बड़ जाएगा, ओके? ये पीछे की तरफ चला जाएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएँगे, व्यवस्था के प्रति जो लोग लोग हैं, वो उसके विरुद्ध क्रांति कर देंगे, ओके? यानी सरकार की बातें लोगों के द्वारा नहीं मानी जाएगी और ऐसे को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल डीके। यानी आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, लेकिन आपने वहाँ पर मॉडर्नाइज़ेशन ला दिया है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, कल्चर और मॉडर्नाइज़ेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पर संघर्ष की स्थिति आ जाएगी और इसी संघर्ष को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। यानी विकास के विपरीत प्रक्रिया। डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर विधि के द्वारा शासन चलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इसके विपरीत मॉडर्नाइज़ेशन और कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल डीके। और ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जैसी कल्चर है उसके अनुसार
आपने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए हैं, आपके इंस्टीट्यूशन तो बहुत एडवांस आपने बना लिए, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन बना लिए, लेकिन जो लोग आपके देश के अंदर गए थे, वो उनको समझते ही नहीं हैं। उस लेवल के आपके पास में लोग ही नहीं, उतने लोग आपके इस देश में जो लोग हैं, वो इतने जागरूक ही नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है और इसी से जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे अव्यवस्था आ जाती है, राजनीतिक अव्यवस्था आ जाती है और इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिके, ओके? यानी हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये हो गया, चारों ऑप्शन हो गए, 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि कौन सी विशेषता 1919 के अधिनियम से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपको बताना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन, तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, पता नहीं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया भी गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहले मुस्लिम्स को दिया गया और फिर सिखों के लिए भी बढ़ाया गया और फिर एंग्लो इंडियन है उनको भी लगातार बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वो लगातार बढ़ाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोनों। तीसरा, प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ाया गया, ये भी हमें पता नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो हमें बिल्कुल ठीक पता है, लेकिन 2 का हमें पता नहीं है कि उसके अंतर्गत क्या हो सकता है। तो विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। और लास्ट है, प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ाया गया, तो ये भी ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है, यदि आपने ये पढ़ा है 1919 का अधिनियम, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डिटेल से आपने पढ़ा है, तभी आप कर सकते हो, ओके? तो 41 का जो क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएगा 20 का आंसर है। अगला है 42 नंबर, 42 नंबर ये है और इसके अंतर्गत क्या कहा गया, भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क किसने उपलब्ध कराया? ओके, इस प्रकार का जो फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशनल से जुड़ा हुआ, तो वो किसने उपलब्ध कराया? स्टडी करने के लिए, भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसका स्टडी करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है वो किस स्कॉलर ने उपलब्ध कराया? तो ये मॉरिस जोन्स के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर, एक बार फिर से आसान सा क्वेश्चन आया है 43 नंबर। शुरू में जरूर कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन उसके बाद में जो क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कौन-कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है वो पूछा गया है। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है। ओके, आगे इसमें इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, ठीक है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसमें ए सही हो जाएगा और इसके साथ में ही सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी 1 नंबर आंसर सही है इसका। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इससे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है। जो भी पावर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है, मूल अधिकारों के द्वारा दिया गया है। 32 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि यदि इनका उल्लंघन किया जाता है या सरकार ठीक से काम नहीं करती है इनके लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 13 भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, और सेकंड नंबर क्या है? इसमें सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसमें अमेंडमेंट करना है तो आपको आर्टिकल 368 की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत के साथ में ही आप इसमें चेंज कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इनमें चेंज करना। ओके, तो ये क्या है? इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, सामान्य प्रक्रिया द्वारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और सी नंबर है, इसमें उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, ठीक है। जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। और लास्ट है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, लेकिन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ए और सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 43 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर है अब 44 की ओर चलते हैं।
सॉफ्ट स्टेट है, अभाव की राजनीति है, शासनशीलता का संकट है और विवादास्पद लोकतंत्र है। तो ये सभी नए-नए शब्द आपको दिख रहे होंगे। लेकिन एक शब्द है मृदु राज्य, सॉफ्ट स्टेट, ये आप पढ़ते होंगे। ओके, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में थोड़े से नाम थोड़े से अजीब लग रहे हैं मुझे। ये है इंग्लिश में बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पर। तो इनका बुक आप पढ़ते होंगे, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, अभाव की जो राजनीति है, वो बुक लिखी गई है माइनर विनर के द्वारा और यही इनकी अवधारणा है। ओके, तो इसको तो हम पढ़ते रहते हैं माइनर विनर को, तो बी में 4th नंबर सही आंसर हो जाएगा, ये हो गया। ओके, सॉफ्ट स्टेट और क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी और कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी की बात इसमें किस किसने की है, ये हमें और देखना अब। तो इसके अंतर्गत सॉफ्ट स्टेट की जो बात है, वो गुरनान मिडल के द्वारा की गई है। इसको भी हम पढ़ते हैं कि सॉफ्ट स्टेट की जो अवधारणा वो किससे जुड़ी हुई है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। 4 है और चारों का कौन-कौन से कॉन्सेप्ट है, वो आप नोट कर लोगे, तो आगे एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में सी है, सी में फर्स्ट हो जाएगा अतुल कोहली का कॉन्सेप्ट है ये। और अंतिम हमारा डी नंबर, तो डी नंबर में सेकंड नंबर हो जाएगा सुब्रता के मित्रा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? ए इसका आंसर है और ये भी ठीक-ठाक क्वेश्चन इसको हम मानते हैं। यदि आपने ये बुक पता है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी और सॉफ्ट स्टेट, ये 2 भी आपको पता है, 2 आइडिया, ये तो बुक है ही पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, यहाँ पर माइनर विनर की बुक है और इनका सबसे अच्छा काम माना जाता है माइनर विनर का जो स्टेट पॉलिटिक्स है, वो सबसे अच्छा काम माइनर विनर का माना जाता है। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और गुरनार मिडल का कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये जुड़ा हुआ है 368। आसान-आसान क्वेश्चन ही लग रहे हैं आजकल तो। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 से जुड़ा हुआ, जहाँ पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर 368 में बताई गई है। और इसमें कौन-कौन से प्रावधान है? पहला, विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो आप उसको किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। दूसरा है विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थिति एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इसमें सदनों के बीच में असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो ऐसा कोई भी जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और 4th नंबर है यहाँ पर राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है। लगभग उनको अपनी सहमति देनी होगी। यदि कोई विधेयक ठीक से पारित किया गया, कानून की जो प्रोसेस है, लॉ जो प्रोसेस है, उसको ठीक से फॉलो किया गया, तो राष्ट्रपति महोदय उनको साइन करने के लिए वो बाध्य होते हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है या नहीं बुलाई जा सकती, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसको हम मानते हैं। तो ये है 368 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल 368, जिसमें संविधान से जुड़े हुए जो संशोधन है किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और 2 प्रोसेस इसमें बताई गई है। पहली प्रोसेस में ये बताया गया है विशेष बहुमत के द्वारा, और दूसरा बताया गया है अति विशेष बहुमत, जहाँ पर राज्यों की सहमति भी लेनी होगी, जो आधे राज्य हैं उनकी सहमति लेनी होती है। तो 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर, इससे आसान क्वेश्चन इस पेपर में नहीं होगा। ओके, 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उनका सही आंसर देना है। ये आपके राष्ट्रपति है, 1989 के बाद के बने राष्ट्रपति हमारे पास में। तो ये हमारे से जुड़े हुए हैं, प्रतिभा पाटिल हमारे से जुड़े हुए हैं और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे से जुड़े हैं, तो हमें इतना तो पता होगा ही। जिसने पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़ा नहीं, उसको भी ये बात तो पता होगी कि प्रतिभा पाटिल सबसे बाद में यहाँ पर आएगी और उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहते हैं। तो आप ये देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में प्रतिभा पाटिल कहाँ पर है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद में प्रतिभा पाटिल यहाँ पर है। और
इसमें कहीं नहीं है, प्रतिभा पाटिल, ज्ञान नारायण नहीं है और अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ से ये बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं, ओके, और उसके बाद में कौन राष्ट्रपति बनते हैं? प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस सरकार के दौरान हम देखते हैं। तो ये दोनों आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आर वेंकट रमन की हम बात करें तो ये 1989 के समय बनते हैं और इनके समय कई सारी सरकारें आती है, जाती है। तो ये वेंकट रमन, उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा और उसके बाद में कियान नारायण। तो शंकर नारायण, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वेंकट रमन और उसके बाद में कौन बने? शंकर नारायण। शंकर हो गए और ये हो गए नारायण, ओके। दोनों अलग-अलग राष्ट्रपति है लेकिन नाम आप याद रख सकते हो, शंकर के बाद में नारायण, शंकर नारायण, इस प्रकार से। और फिर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और आगे तो हम जानते हैं कौन-कौन बने। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर और इसमें क्या पूछा गया है? वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। कौन? संसद। ऐसे कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है या उनको हटाया जाता है या त्यागपत्र उनके द्वारा कर दिया जाता है, तो आगे की व्यवस्था कौन करेगा? ओके। तो इस प्रकार की बातें कहाँ पर लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 70 हो जाएगा, यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन हम मानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन और इसमें स्टेटमेंट आपके पास में है, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंदर यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग ये देखा गया है। ये कथन किनका है? तो ये जेम्स मैनर का स्टेटमेंट है, इसमें पढ़ नहीं सकते आप। स्टेटमेंट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यदि पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई आपका आइडिया यहाँ पर काम नहीं करेगा, ओके। आपके जो माइंड है, रैशनैलिटी है, कुछ यहाँ पर काम नहीं करेगी। फिर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप इसको कर सकते हो। तो मार्गरेट थैचर जो न्यू लिबरल जो आइडियाज है वो ब्रिटेन में इन्हीं के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं 1980s के समय, ओके। 1979 लिख लीजिए। उस समय यहाँ पर रीगन अमेरिकन राष्ट्रपति रहते हैं और मार्गरेट थैचर यहाँ पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहती है और उन्हीं के द्वारा न्यू लिबरल जो आइडियाज है वो यूरोप में, सॉरी, हाँ, रीगन के द्वारा अमेरिका में लाए जाते हैं और मार्गरेट थैचर के द्वारा यहाँ पर ब्रिटेन में लाए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो पावर का प्रयोग किया गया और भारत में जो 1989 के बाद में कई सारे प्रधानमंत्री बने हैं, उनका टाइम पीरियड कम रहा है, उनके द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया गया है, वो अपेक्षाकृत कम है, ओके। तो इस प्रकार की बात किसने की है? जेम्स मैनर के द्वारा ये बात कही गई है। 49 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं? एक विधिक संस्था और दूसरा है एक लोक संस्था के रूप में, ओके। तो इसका जो आंसर है सी, इसका आंसर होगा माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन, ओके। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का सी इसका सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट जैसा ही है। कौन भारतीय निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहता है? तो इसमें बी इसका आंसर है, लॉयड एंड सुसान रुडोल्फ। इसका बी नंबर सही आंसर होगा, ये भी स्टेटमेंट है। और 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बुक आपके सामने है और 4 स्कॉलर आपके सामने हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये लिखा गया पॉल आर ब्रास के द्वारा। आगे इसी पेपर में इस बुक का नाम भी लिखा गया है। इसी पेपर में आप देखोगे तो आगे इनके बारे में लिखा गया है ये बुक, और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो आप। तो डी में 4th नंबर, ओके। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन-कौन किसके द्वारा है, लेकिन इसी पेपर में आगे आप देखोगे तो पॉल ऑफ ब्रास लिखा गया है और उनकी बुक का नाम भी क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है, जहाँ पर लिखा गया द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉल आर ब्रास का ये बुक हो जाएगा।
एन इन डॉक्यूमेंटेड वंडर डी मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ये 4 बुक है, बहुत बार पूछी जाती है। ग्रेनुल ऑस्टिन की, बी.एस. राव की, एस.वाई. कुरैशी और पॉल आर. ब्रास की पुस्तक, ये चारों बुक्स लगभग पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो ए में 3rd नंबर हो जाएगा, बी का जो द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी है, इसका आंसर बी.एस. राव हो जाएगा। 3 है इसमें, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, तो सी में 2nd नंबर हो जाएगा, ग्रेनुल ऑस्टिन। इनको तो आप याद कर ही लेना। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, और ये जो बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, ठीक से आपको इनका पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइए इन बुक्स के अंतर्गत। 52 नंबर क्वेश्चन है, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इससे आसानी क्वेश्चन क्या हो सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं इनको। ओके, तो उत्तर प्रदेश में कौन हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, ए के अंतर्गत 3rd नंबर हो जाएगा। उसके बाद में सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम भी हम बार बार सुनते रहते हैं। जयराम ठाकुर का नाम कम सुनते होंगे, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल का नाम हम सुनते रहते हैं, और ये हो जाएंगे, असम से जुड़े हुए हैं ये। ओके, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो बी नंबर है इसमें 2nd नंबर हो जाएगा। बी नंबर है इसमें सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, और फिर जो बच गया वो आराम से हो जाएगा। सी में 4th नंबर हो जाएगा, पिनराई विजयन। तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो अभी तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप इनको पढ़ सकते हो, और ये तो हमें बेसिक्स पता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 42 हो गया, 52 हो गया, 53 नंबर है। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो ये थोड़ा-सा अलग है यहाँ पर। तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन किसने किया है? तो इसमें पी. बर्दन एक स्कॉलर है, जिन्होंने क्या कहा है? धारित किया हुआ। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है 53 में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पर शब्द आपके लिए काम में लिया गया है, यानी जो सभी स्टेट है उनके पास में अलग-अलग पावर रहती है। भारत के अंतर्गत सभी स्टेट की जो रोल है या उनके पास जो पावर है, वो सबके पास में एक नहीं है। जैसे पहले हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के पास में अलग पावर है। नॉर्थ जो नॉर्थ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, वहाँ उनके पास में अलग पावर है, और जो स्टेट बच गए उनके पास में अलग पावर है। तो स्टेट, ये जितनी भी स्टेट है, सबके पास में अलग-अलग पावर यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहीं से ये शब्द जुड़ा हुआ है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन आगे जो शब्द है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये जो शब्द है, ये जुड़ा हुआ है अमेरिका से। जहाँ पर सभी स्टेट के पास में जो पावर हो, सबके साथ एक ही पावर होती है। जैसे हमने देखा सीनेट में सभी स्टेट का जो 2-2 प्रतिनिधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत में हम देखें तो सभी स्टेट का रोल भी अलग-अलग है, उनका जो सीट है वो भी अलग-अलग। जैसे यूपी की हम बात करें तो 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा में आपको देखने को मिलती है। राजस्थान में 25, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, वहाँ पर कहीं तो 1 सीट आपको मिलेगी, कहीं 2 सीटें आपको मिलेगी। ओके, तो सीट भी सबकी अलग-अलग है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इस प्रकार से दिया गया है। ओके, तो इसको भी आप कर सकते हो। 53 नंबर क्वेश्चन में ए हो जाएगा, पी पर्सन इसका आंसर है। 54 नंबर कर लेते हैं अभी। ये भी बहुत अच्छे से ढूँढ के प्रश्न लाया गया है, जितने भी पेपर बनाने वाले हैं, वो भी इसको ढूँढ-ढूँढ के पता नहीं कहाँ से इस क्वेश्चन को लाए हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में शायद ही ये किसी एग्ज़ाम में आया, बहुत कम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज में कौन-सी समितियाँ 3 चरणों की बात करते हैं, और 3 चरण कौन से? यदि किसी ने इतना ही पढ़ा है कि कौन से 3 चरणों की बात करते हैं, तो सभी कौन क्या करेंगे? पी.आर. मेहता का नाम ले लेंगे या एल.एम. सिंघवी का नाम ले लेंगे। लेकिन आगे क्या कहा गया है इसमें? प्रभुत्व का चरण पहला, दूसरा है प्रगतिरोध का चरण, और तीसरा है यहाँ पर अवनति का चरण। जब जनता सरकार बनती है 1977 में, तब वो पंचायती राज का गठन करते हैं, और पंचायती राज का गठन करते हैं, सॉरी, एक समिति बनाते हैं, अशोक मेहता समिति, और फिर उनको बोला जाता है कि पंचायतों की स्थिति देखिए, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है। तभी ये
यहाँ पर 3 चरणों की बात उनके द्वारा की जाती है कि एक प्रभुत्व का चरण होता है, एक प्रगतिरोध का चरण होता है, एक अवनति का चरण होता है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं इसके बारे में। तो अशोक मेहता समिति इसका सही आंसर है 3rd नंबर, ओके 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? क्वेश्चन यदि आप ठीक से इसको पढ़ लोगे तभी इसका आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन में लिखा गया है कि वे कौन से आधार है जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। किया गया है, आपसे ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंटियल जो प्रेसिडेंट जो रूल आप किसी स्टेट में लगाते हो, उसका आधार क्या होना चाहिए, आदर्श आधार क्या होना चाहिए, वो आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कौन-कौन से आधार पर अभी तक ये जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा चुका है, कौन-सा आधार होगा? तो इसमें यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सका तब भी ये राष्ट्रपति शासन लगाया है कई बार सरकारों ने। सेकंड है इसमें यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गँवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन कई सरकार के द्वारा लगाया गया है। यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा किए गए निर्देश को पालन नहीं करता है, ओके, तब भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 365 के अंतर्गत भी ये बात लिखी गई है और 356 में भी ये लिखी गई है, ओके। तो राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ आर्टिकल तो 356 भी है और 365 भी है, उसमें भी आपको इसी तरह की बातें मिलेगी। यदि राज्य ठीक से उनकी आज्ञा का फॉलो नहीं करता है, जैसा उनको कहा जाता है, सेंटर जैसा कहता है, यदि वो वैसा काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अंतिम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मंत्रियों या सरकार में यदि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन सरकारों के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन-कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन-कौन से आधार पर लगाया जाना चाहिए, ओके? तो इसमें सभी इसके आंसर सही हो जाएँगे। ए, बी, सी, डी सभी जो ऑप्शन है इसका इसमें हम शामिल कर लेंगे ए, बी, सी, डी। लेकिन एक केस आता है एसआर बोम्मई केस 1994 और उसमें ये कहा गया कि आप भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। उससे पहले सरकारी आयोग बनता है 1983 के अंतर्गत जिसका रिपोर्ट आता है 5 साल बाद में यानी 88 में उनका रिपोर्ट आता है। वो भी इसी प्रकार से बात करता है कि कोई भी सरकार का भ्रष्टाचार यदि वहाँ पर है तो उस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। एसआर बोम्मई केस में एक बार फिर से 1994 में कहा जाता है कि आप पे भ्रष्टाचार यदि किसी स्टेट में है तो वहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन आप नहीं लगा सकते, ओके। तो इस आधार पर आप लगा तो नहीं सकते लेकिन लगाया जा चुका है और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने में अपना टाइम दीजिए, फिर इसका आंसर आप पढ़िए, ओके। तो 55 नंबर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कई सारे मूवमेंट हुए जिसमें एक है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट और ये जुड़ा हुआ है केरल से। केरल यानी यहाँ पर जो केरल है, ओके, और यहाँ पर क्या है वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर ये। तो वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए इस प्रकार का आंदोलन यहाँ पर केरला के अंतर्गत किया गया था, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा केरल। इसके अलावा तेभा का आंदोलन है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो बी में हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा। तेभा का आंदोलन हम पढ़ते रहते हैं तो ए में हो जाएगा 4th नंबर और जो बच गए सी में 2nd नंबर हो जाएगा। वनवासी सेवा आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश से है और चिल्का बचाओ आंदोलन इसका संबंध उड़ीसा से। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा यदि 1-2 आपको पता है। तो ये है 56 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है पॉल आर ब्रास का, जैसे मैंने अभी नाम लिया था। इनकी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में
निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रीय संकट के रूप में उन्होंने बताया इंटीग्रेशन कब तक नहीं आएगा, जब तक पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई है, जब तक उनका समाधान नहीं होगा, तब तक नेशनल इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इस बुक में वो यही बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी के अलावा सब आप हटा दीजिए। ओके, ये हट गया और ये इसका सही हो जाएगा ए, बी, डी। पंजाब, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, वो हो गए और एक कश्मीर हो गया। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ अलग क्वेश्चन है और ये नाम भी अलग हो सकता है, आपने नहीं सुना होगा। तो यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है? पहला पॉइंट लिखिए कि आपको ये करना है, इस नाम को आपको छुपा लेना है। ओके, लांट प्रीटेक्स्ट को हम नहीं जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप नहीं जानते, इसको आप एक बार हटा दीजिए। ओके, इतना आप हटा दीजिए। उसके बाद में स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कीजिए और इसमें लिखा गया भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। कहता होगा, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को कि एक असफल होता राज्य इसको कहते हैं। ओके, दूसरा है इसमें इसका रीजन क्या दिया गया? भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्य कुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं, लैंड ब्रिटिशेट हमें नहीं पता कहते नहीं कहते, लेकिन ये हमारे को नहीं पता है कि ये किसने दिया, लेकिन ये बात हम मान लेते हैं भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं और जो ये रीजन दिया गया है ये भी हमें ठीक लग रहा है कि इस आधार पर भारत एक असफल राज्य हो सकता है, क्योंकि बड़े-बड़े जो कार्यक्रम है भारत ने अच्छे से किया हैं, जैसे इसरो है, वो ठीक से काम करता है, हम सैटेलाइट ये सब बहुत अच्छे से अंतरिक्ष में काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में न्यूक्लियर पावर भी है। ओके, तो बड़े काम हम आसानी से कर रहे हैं, लेकिन जो हम बुनियादी की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, जो बेसिक्स जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य है, बेरोज़गारी है, गरीबी अभी बनी हुई है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक से नहीं है, तो आप उनको ठीक से नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में क्या होगा, आपका जो स्टेट है वो फेल स्टेट की तरफ बढ़ जाएगा, असफल हो जाएगा। बड़े काम आप कर रहे हो, न्यूक्लियर पावर ये सब कर रहे हो, लेकिन आपकी आवश्यकता कहाँ पर है? नीचे की तरफ आप आपकी आवश्यकता है, इसको आप पूरा नहीं कर रहे हो। ऐसे में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट होने से हो सकता है कि आपका जो स्टेट है, स्टेट का की जो अवधारणा है यानी स्टेट है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यदि आपको ये नाम भी नहीं पता है, फिर भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालाँकि 50-50 में आप जा सकते हो, 1 और 2 में आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यदि ठीक से आप पढ़ोगे तो आपका आंसर इस ठीक कर लोगे। यदि आपको ये भी नहीं पता है कि ये महोदय कौन है, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो इनका नाम छोड़ दीजिए और आगे आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो ये हो गया 58 नंबर क्वेश्चन है और अब आता है 59 नंबर क्वेश्चन। पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन नहीं है? ये पूछा गया है इसमें, पिछड़े वर्ग से कौन संबंधित नहीं है? तो बख्शी आयोग है, हेमरू आयोग है और मंडल आयोग इसमें दिया गया है और लास्ट का आपके पास में ऑप्शन है शाह आयोग। तो क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब-सा लग सकता है कि हेमरू आयोग में हम नहीं पढ़ते होंगे, बख्शी आयोग भी आपने नहीं पढ़ा होगा। मंडल आयोग हम पढ़ते हैं, ओके, जनता सरकार आती है, उसके बाद में 1979 में ये मंडल कमीशन बनता है और इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। 80 में इनकी रिपोर्ट आ जाती है, उसको अप्लाई लागू तो नहीं किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर आ जाती है, तो ये तो पिछड़ा आयोग हो सकता है। लेकिन एक कॉमन सी बात यहाँ पर 4th नंबर जो कमीशन है, ये आप ज़रूर पढ़ते होंगे, शाह आयोग। ये क्या है? ये है इमरजेंसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग किया गया और क्या-क्या काम उसके दौरान किया गया, किनको आपको सज़ा दिया गया, आपने अपनी मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, आपने किस प्रकार से वॉयलेंस किया या हिंसा का प्रयोग आपने किया है, ओके। तो अपनी पावर का आपने दुरुपयोग किया है, इसका प्रभाव किन-किन पर पड़ा। तो इस प्रकार की जाँच करने के लिए जनता सरकार के द्वारा शाह आयोग का गठन किया जाता है, तो ये सब पढ़ते हैं। मुझे लगता है इसको पढ़ते होंगे शाह आयोग को, क्योंकि ये आपातकाल से जुड़ा हुआ है और आपातकाल आधुनिक भारत की हम बात करें तो सबसे बड़ा इश्यू रहा है आज़ादी के बाद में, ओके? तो शाह आयोग इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है।
तो ये हो गया हमारा 59 नंबर। ओके, तो ये आराम से हो रहा है ना सहयोग। इसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एक बुक से। बिपिन चंद्रा की यदि किसी ने बुक पढ़ी है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। बिपिन चंद्रा की यदि बुक पढ़ी है तभी आप इसको कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट है, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण होम का एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद रखते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टेटमेंट अपनी बुक में देते हैं, बिपिन चंद्रा की जो बुक है, ओके, तो उसमें देते हैं। ये पुरानी वाली जो एनसीईआरटी आती थी उसमें ये सब लिखा गया है। तो विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है उसमें ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, यदि होम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। कौन? ह्यूम, यानी जो कांग्रेस को बनाने वाले थे, जो मेन संस्थापक है ह्यूम, ओके, और उसके साथ में कई सारे जो बड़े नेता थे भारत में उदारवादी दल से जो बड़े नेता जुड़े हुए थे, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो ये क्या एक सेफ्टी वॉल के रूप में काम शुरू करते हैं, यानी भारत के अंतर्गत जो गुस्सा हम बोलते हैं, उदारवादी से जुड़े हुए जो जो लोग थे, उनमें सरकार के प्रति लगातार असंतोष बढ़ रहा था, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में हो सकता है कि वो क्रांति कर दे, ओके? तो इस प्रकार की कोई आंदोलन नहीं हो भारत में, उसको रोकने के लिए ऐसा कहा जाता है, जो विरोधी लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अंग्रेजों की ने एक साजिश के तहत हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, जिससे जो असंतोष है उसको दूर किया जा सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका थोड़ा-थोड़ा समाधान किया जा सके, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर सेकंड स्टेटमेंट ये भी कहा गया कि कांग्रेस नेतागण हुम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ओके? तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट है, विपिन चंद्रा का स्टेटमेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कर सकते हो। सर्वप्रथम प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट के अंतर्गत पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्किंग का, जो वर्कर है, कामगार है, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले किसने कहा होगा? हेनरी फ्योल। तो ऐसी बात क्यों करेंगे? मैनेजमेंट के अंतर्गत उनको पार्टिसिपेशन की बात ये नहीं करते हैं, क्लासिकल वाले तो नहीं करेंगे। डब्ल्यू टेलर की हम बात करें तो ये भी नहीं करेंगे, लेकिन मैरी पार्कर पॉलेट की हम बात करें, एमपी पॉलेट जिसको हम कहते हैं, यदि इनकी बात करें तो ये इस प्रकार की बात करते हैं कि प्रबंधन में कामगार है, जो वर्कर है, उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं, और मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का किया जाए उसमें इनसे भी पूछ लेना चाहिए, या उनकी जो भूमिका है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसी बात सबसे पहले मेरी पार्कर फोलेट के द्वारा की गई। तो ये हो जाएगा इसका 4th नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आपको अपने माइंड का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे, वीडियो बड़ा हो गया है। 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं अभी। 62 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए, कई क्वेश्चन तो इतने आसान आए हैं और कई क्वेश्चन आए जिसको आप कर ही नहीं सकते, जैसे स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन आ गए, 10-12 क्वेश्चन यहाँ हमने देख चुके हैं, वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं, जैसे एग्री ट्रांजिट या इंडस्ट्री किससे जुड़ा हुआ है, वो इकोलॉजिकल जो अप्रोच है उसी से जुड़ा हुआ है। तो सी में सेकेंड नंबर हो जाएगा, सी में सेकेंड नंबर, ओके। और विधिक विवेकशील प्राधिकारी, लीगल रैशनल जो अथॉरिटी है, वो कॉन्सेप्ट किसका है? नौकरशाही में, यानी मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। तो ये आप कर सकते हो, इसको मिला के बी में थर्ड आप कर सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, ओके। और प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण कौन करता है? कौन करता है? जो व्यवहारवाद से जुड़ी जो अप्रोच है वो इसी आधार पर तो आई थी। प्रशासन व्यवस्था में मानव का व्यवहार क्या रहता है, मानव किस प्रकार रहता है, ओके। उसी का एक्सप्लेन करने के लिए तो इस प्रकार की अप्रोच यहाँ पर आती है, व्यवहारवाद। तो ये भी आराम से हो जाएगा। और लास्ट है सामान्य प्रणाली, यानी समाज की उप प्रणालियों के रूप में प्रशासनिक प्रणाली।
तो ये इसमें हो जाएगा डी में फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है नया लोक प्रबंधन, जो एनपीएम की हम बात करते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उसमें क्या-क्या शामिल करोगे आप? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी जो पब्लिक है और जो प्राइवेट है, इन दोनों की विशेषताओं को हम मिला देंगे। ओके, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो उनकी अच्छी-अच्छी विशेषताएँ ले लेंगे और जो पब्लिक है, उनकी अच्छी-अच्छी विशेषताएँ ले लेंगे और फिर मिल-जुल कर काम करेंगे। ओके, तो इसमें संविदा देना यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना, ये तो बात ठीक है। दोनों मिल-जुल कर काम करेंगे, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं वो बोल या सरकार बोल देगी प्राइवेट कंपनियों को कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये हमारा इतना काम कर दीजिए, इतना रोड हमें बना के दे दीजिए, इतनी रेल पटरी हमें बना के दे दीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं, वो कि एनपीएम के अंतर्गत। तो संविदा देना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। और आगे है प्राधिकार का हस्तांतरण, कुछ-कुछ पावर है वो दे दी जाती है निचले स्तर पर, यानी डिसेंट्रलाइज़ेशन हो जाता है अथॉरिटी का यहाँ पर। पावर पहले क्या था, सेंट्रलाइज़ेशन था पावर का, वो कि सरकार के पास में रहती थी, जो हाई लेवल था उन्हीं के पास में पावर होती थी और फिर अपनी जो अथॉरिटी है वो नीचे की तरफ दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राधिकार का हस्तांतरण होता है, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, काम कितना अच्छे से हो रहा है, आपने काम किया उसको फिर एनालिसिस किया जाएगा कि आपने जो किया है वो ठीक से किया है कि नहीं किया, आपके पास जो रिसोर्सेज़ थे उनका प्रयोग आपने किस प्रकार से किया है। तो निष्पादन यानी आउटकम, इन सब पर मेन फ़ोकस किया जाता है एनपीएम के अंतर्गत, और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है, मैनेजमेंट पर तो फ़ोकस किया ही जाएगा। तो ए, बी, सी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है, ये आसान सा क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, नेट जैसे एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, टीचर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सब में एक सामान्य सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल जो थ्योरी है उसकी आलोचना इस रूप में कौन करता है कि ये एक लोकोक्ति है, नारा है, मिथक नारा है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ कौन कहता है? तो हर्बर्ट साइमन इस प्रकार की बात करते हैं। अंतिम में हमारा 65 नंबर है कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के ज़रिए किसने किया? तो मोटिवेशनल थ्योरी हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई मोटिवेशनल जो थ्योरी है, वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी जाती है। ओके? तो अब्राहम मैस्लो आधा स आएगा यहाँ पर, अब्राहम मैस्लो। ओके? तो सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनका अप्रोच क्या है, इनका जो थ्योरी क्या है, यहाँ पर इन्होंने मोटिवेशनल थ्योरी दिया और वो भी साइकोलॉजिकल बेस के आधार पर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर इनके द्वारा मोटिवेशनल थ्योरी दी जाती है। तो किसके द्वारा दी जाती है? ये है अब्राहम मैस्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। 65 क्वेश्चन हो गए, पब्लिक एड के क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं और उसके बाद में अ, आईआरएस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो अभी बचेंगे। तो उनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। 65 हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी बच गए हैं। ओके? तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।